हेलो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारा कुछ देख लिया था, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडिन हमने देखा था, ठीक है जी। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है क्या, पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक। अब यहाँ पे याद रखेंगे प्यूरिन जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल डबल स्ट्रक्चर वाला होता है, ठीक है जी। डबल स्ट्रक्चर वाला होता है। और पिरिमिडिन जो होता है वो सिंगल वाला होता है, ठीक है जी, सिंगल वाला होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्यूरिन में जो भी जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और पिरिमिडिन में सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और हम जानते हैं कि प्रत्येक प्यूरिमिडिन जो होता है वो बराबर मात्रा में पिरिमिडिन से जुड़ता है, ठीक है जी। पिरिमिडिन से जुड़ता है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों आपस में जुड़ते हैं। जैसे क्या हो गया, एडेनिन जुड़ गया किससे, थायमिन से। ग्वानिन जुड़ गया किससे, साइटोसिन से, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक। अब देखिए प्यूरिन की संख्या कितनी है, डबल है जी, और पिरिमिडिन की संख्या सिंगल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूरिन के डबल होने से और पिरिमिडिन के सिंगल होने से डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम स्टेबल होता है, ठीक है जी। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इनकी संख्या बराबर होती है क्योंकि तीन यहाँ है, एक यहाँ है, दो और एक, दोनों आपस में मिलकर तीन हो गए। तो जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, डीएनए के स्ट्रक्चर यहाँ पे बने इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रत्येक जगह कितना हो जाएगा, तीन 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 तीन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या यदि अलग अलग हो जाती है, ठीक है, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ गया, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से जुड़ गया, तो पिछले जेनेटिक डिसीज में हमने बहुत सारे प्रकार के डिसीज इसके बारे में देखा था, ठीक है जी। बहुत सारे प्रकार के डिसीज इसके बारे में देखा था। यदि इनकी संख्या अलग हो जाए या कुछ और हो जाए या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन अपन को याद रखने हैं, ठीक है जी। प्यूरिन और पिरिमिडिन अपन को याद रखना है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन अपन को देखना है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का क्या अर्थ होता है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है उसमें यहाँ पे 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 इस तरीके से क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक माला की तरह एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये हमने कल के क्लास में देख लिए थे कि न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है और न्यूक्लियोसाइड कैसा दिखता है, ठीक। तो इन दोनों को एक बार देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखेगा और न्यूक्लियोसाइड कैसे दिखेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। ये हो गया क्या, हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, शुगर के स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है जी, शुगर, ठीक है। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगा, और आरएनए है तो राइबोस शुगर हो जाएगा। लेकिन हम अभी डीएनए के बारे में देख रहे हैं तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक। अब इसमें देखिए ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन होता है, यहाँ पे तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन होता है, और इसके बाद बाहर में होता है पांचवा कार्बन यहाँ पे, ठीक है जी। पांचवा कार्बन यहाँ पे होता है, और इसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। इसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। और यहाँ पे पहले कार्बन पे जुड़ा होता है क्या, पहले कार्बन पे जुड़ा होता है क्या, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है जी। नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये देखें, पहले नंबर पे क्या जुड़ गया, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरे नंबर पे क्या हमने देखा था, यदि डीएनए है तो केवल हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे। डीएनए है तो केवल क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और आरएनए है तो क्या पाया जाता है, ओएच पाया जाता है। ये हमने देखा था, ठीक है। अब इस OH से यदि ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो डीऑक्सी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया, इस वजह से इसको डीऑक्सी बोल दिया गया, ठीक। तो दूसरे कार्बन के पे क्या पाया जाता है, H पाया जाता है डीएनए में, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शुगर है और ये जो नाइट्रोजनी बेस है, इन दोनों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोल दिया जाता है। इन दोनों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोल दिया जाता है। और इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों को क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया जाता है, ठीक है जी। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बोल दिया जाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है ना, तो ये किसी न किसी माध्यम से तो जुड़े हुए रहेंगे, इस शुगर के साथ किसी न किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो शुगर के पहले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कि नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ते हैं, पहले कार्बन के साथ जुड़ते हैं, ठीक। दूसरे कार्बन पे क्या रहता है, OH रहता है, तीसरे कार्बन पे भी OH रहेगा, चौथे में भी OH, पांचवें में भी OH रहता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या है, OH जुड़ा हुआ है। अब इस O को हटा के फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड कैसे याद रखेंगे, टाई टाई से याद रखो, ट्रिपल, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ट्राई से याद रखो, ट्रिपल, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड मतलब दो ठन,
ठीक है, तो टाई से 3 और साइड से 2। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है मतलब कौन कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारी चीज होता है। अब ये किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू शुगर के साथ जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन दिख रहा है ना, इसी एन से याद रखो, यहाँ पे होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक, साइडिक कैसे लिखेंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, उसी तरीके से ये पूछ दिया जाएगा कि फॉस्फेट ग्रुप कार्बन के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है जी, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखेंगे फॉस्फो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। फॉस्फोसाइडिक बंध के द्वारा, फॉस्फोसाइडिक नहीं जी, फॉस्फोएस्टर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, फॉस्फोएस्टर। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये बात अपन को याद रखनी है। तो फिर से देखो, नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बंध जुड़ा हुआ रहेगा और फॉस्फेट के साथ फॉस्फोएस्टर, फॉस्फेट से याद रखो फॉस्फो और एस्टर बस जोड़ देना। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे यदि डीएनए इस तरीके से है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों भी आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए रहेंगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य एक फॉस्फोडाइस्टर बंध पाया जाता है। ठीक है जी, हाँ, तो हम बता रहे थे क्या, ये पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, डाई क्यों, क्योंकि दो ठने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, इसलिए डाई एस्टर हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे सिंगल एस्टर जुड़ा हुआ है, सिंगल एस्टर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यदि न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसाइड का शुगर, ठीक है जी, न्यूक्लियोसाइड का शुगर बेस के साथ जुड़ता है, बहुत सारे बेस होते हैं, तो उसके क्या क्या नाम होंगे उसको अपन को देखना है। ठीक, क्या क्या नाम हो सकता है उसको अपन को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए डीएनए, डीएनए का शुगर हो गया, डीएनए का शुगर, डीएनए का शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस, तो उसका नाम क्या पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डीएनए का शुगर क्या हो जाता है, डीएनए का शुगर क्या होता है, डीएनए का शुगर क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाता है प्लस नाइट्रोजनियस बेस। ठीक, नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन हो गया। ठीक है जी, एडेनिन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। ठीक है जी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा। ठीक, एडिनोसिन। ठीक, उसी तरीके से ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ग्वानोसिन हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा। उसी तरीके से साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, साइटोसिन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, साइटोसिन, क्योंकि साइटोसिन खुद ही नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, इस वजह से उसका नाम साइटोसिन नहीं हो सकता। ठीक, तो हो जाएगा साइटिडीन हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। ठीक है, ATGC, और एक हो जाएगा थायमिन के साथ। ठीक है, तो थायमिन के साथ जुड़ता है तो थाइमिडीन हो जाएगा जी, थाइमिडीन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी के नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं। नीट में यहाँ से ये सवाल पूछा गया था कि साइटोसिन जो है, साइटोसिन जो है नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है या क्या है। ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस है या क्या है, तो इस तरीके से उसका नाम यहाँ पे साइटिडीन करके आएगा आंसर। ठीक है जी, साइटिडीन करके नाम आएगा। ठीक, और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है जी, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस क्या है, शुगर है ना, डीऑक्सीराइबोस क्या है, शुगर, ये शुगर, और इसके साथ क्या जोड़ रहा है, पहले कार्बन पे जोड़ रहा है ना, कौन सा, ATGC। तो न्यूक्लियोसाइड का क्या क्या नाम हो सकता है, ये सारी चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो एडेनिन के साथ क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा। ठीक है, ग्वानिन के साथ ग्वानोसिन हो जाएगा, साइटोसिन के साथ साइटिडीन हो जाएगा। ठीक है, और थाइमिन के साथ थाइमिडीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और यूरेसिल आ गया। ठीक है, यूरेसिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा। ये आरएनए का हो जाएगा जी, आरएनए का हो जाएगा, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भाई। ठीक, 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन कैसा बना।
ठीक है जी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन कैसे बनेगा? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे तब जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा। ठीक है जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा तो मान लो जाए पहला है तो मोनो हो जाएगा। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड का चेन, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बढ़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन यहाँ पे बन जाता है। तो धीरे धीरे करके बनेगा। एक है तो एक, दो है तो दो ठने आ गया, इस तरीके से तीन है तो तीन ठने जुड़ गया, चाहे इस तरीके से बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन यहाँ पे बनना चालू हो जाता है या बन जाता है। ठीक है जी, बन जाता है। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन यहाँ पे बनता है। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? देखो, जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जब देखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, और यहाँ से जुड़ता है पांचवा कार्बन। ये पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पे लगा होता है OH। ठीक है, पहले कार्बन पे क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस बेसिस लगा होता है। दूसरे कार्बन पे H लगा होता है, क्योंकि O हट गया तो डीऑक्सी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये वाला जो होता है ये 5 प्राइम हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है 3 प्राइम। ठीक है, ये वाला क्या हो जाता है? 3 प्राइम। तो हमेशा याद रखेंगे फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ठीक है जी, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो किस वाले पे जुड़ता है? 5 प्राइम एंड पर जुड़ता है। ठीक है जी, 5 प्राइम एंड पर जुड़ता है। और ये धीरे धीरे इस तरीके से, ये 5 है और ये 3 है, इस तरीके से एक यानी कि एक स्ट्रैंड का थ्रेड जो है वो बनता है। तो एक स्ट्रैंड का थ्रेड कैसे बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से बनता है ना, आपने सुना होगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से बनता है। तो वो क्यों बन रहा है? क्योंकि पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन पे, ठीक है जी, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ रहता है? OH जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे। हमेशा 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और 3 प्राइम एंड पे OH जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमको पता नहीं रहता ये 5 प्राइम 3 प्राइम कहाँ से आया। वो 5 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से ही आया है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा? थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाएंगे। ठीक है जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाते हैं। देखिए, अब इसको क्या करेंगे? इसको ऐसा घुमा देंगे। ठीक, चलिए अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं तो कैसा दिखेगा। देखिए, इस तरीके से दिखेगा। हमने थोड़ा सा इसको घुमा दिया। ठीक, एक हो गया, दो, तीन, चार, यहाँ पे और बना देते हैं एक, पाँच, इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया क्या? ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, ये चौथा, यहाँ पे पांचवा, इस तरीके से C। ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे? इसको हमने क्या कर दिया? उल्टा। तो एक, दो, तीन, चार, ये पाँच। ठीक है, पहले नंबर पे क्या रहता है? पहले नंबर पे रहता है नाइट्रोजनस बेसिस, इस तरीके से रहता है नाइट्रोजनस बेसिस। और पांचवें नंबर पे क्या रहता है? ये पांचवा नंबर है। पांचवें नंबर पे क्या रहता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ठीक है जी, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रहता है। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या रहता है? OH रहता है। तीसरे नंबर पे क्या रहता है? OH। यदि DNA है तो क्या रहेगा? सिंगल H। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फिर से जुड़ेगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पे फिर H आएगा, यहाँ पे फिर P जुड़ेगा, फिर H हो जाएगा, यहाँ पे फिर H, यहाँ पे फिर P फॉस्फेट, यहाँ पे H, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। इस तरीके से OH ग्रुप जो है वो हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनता जाएगा। यहाँ पे N2, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N2 बनता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देखो स्ट्रक्चर। ठीक, ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यदि DNA है तो क्या रहता है? H रहता है, सिंगल H रहता है ना। तीसरे नंबर पे क्या रहता है? सिंगल H रहता है। तो सिंगल H दूसरे 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 न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। ठीक है, देखो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉस्फेट है।
यहाँ पे सी है, ये पांचवें नंबर पर, ये पांचवें नंबर का कार्बन है, ये पांचवें नंबर का कार्बन है। पांचवें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अपन को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पांचवें नंबर पे है। अब पहले ये किसके साथ जुड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ये मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन से जुड़ता है, ठीक है जी, तीसरे नंबर के हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो ये देखिए, ये पांचवा है, ये पहले का पांचवा है, और ये दूसरे का पांचवा है। दूसरे का पांचवा पहले के तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहा है, ठीक है जी। दूसरे का पांचवा मतलब फॉस्फेट ग्रुप तीसरे हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहा है। इस तरीके से देखिए, ये पांचवा है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ये तीसरा है, इस तरीके से ये जुड़ते जाता है। इस तरीके से ये क्या होते जाता है, ये जुड़ते जाता है। यहाँ पे N2 हो जाएगा, ठीक है ना, N2 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कितने फॉस्फोडाइएस्टर बंध लगते हैं, एक, ठीक है जी। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कितने फॉस्फोडाइएस्टर बंध लगते हैं, एक। तो यहाँ पे एक पीडीएबी यहाँ हो जाएगा, पीडीएबी फॉस्फोडाइएस्टर बंध, यहाँ पे दूसरा पीडीएबी हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बंध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा पीडीएबी हो जाएगा पीडीएबी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा पीडीएबी हो जाएगा, ठीक है, चौथा पीडीएबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पांच न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, पांच न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पांच न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दिए गए डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 5 है, तो उनमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या बताइए, ठीक है जी, फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या बताइए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पांच न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, है ना, और फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने हैं, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, N-1, ठीक है, N-1 मतलब N की वैल्यू कितनी है, N मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की वैल्यू कितनी है, 5, 5 में से 1 घटाएंगे बराबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जब कभी भी ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा या नहीं भी पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में, या छोड़ दिए जाते हैं, ये सब टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं ना, तो ये टॉपिक जब भी पढ़ाया जाएगा तो आप बोलना, आप अपने टीचर से सवाल करना कि सर यदि न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 है, 11 है, 1000 है, 2000 है, ठीक है, तो उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यदि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तब, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है, सिंगल स्टैंडर्ड के लिए, डबल के लिए नहीं, ठीक है जी, डबल के लिए नहीं है, ये बात याद रखेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और न्यूक्लियोटाइड की संख्या 5 है, तो एक माइनस कर देंगे तो कितना डाइएस्टर बन जाएगा, 4 पीडीएबी बन जाएगा, ठीक है जी, 4 पीडीएबी बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप नोट करके रखिए, जब कभी भी पूछा जाएगा, जब कभी ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपके स्कूल में, ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पूछने। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछना है, यदि न्यूक्लियोटाइड की संख्या 5 है तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है जी, एनजीबी की संख्या कितनी होगी। देखिए एनजीबी किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोसाइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही न्यूक्लियोसाइड होंगे, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है। तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, और उतने ही न्यूक्लियोसाइड होने से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है जी, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पूछने हैं आपके एग्जाम में, मतलब जब पढ़ाया जाएगा तब आपके टीचर आपसे खुश हो जाएंगे, हाँ बच्चे को पता है ऐसा करके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक। अब ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरीके से है, तब की ये बात है, ठीक है। अब यदि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, ठीक है जी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, 1 2 3 4 और 5, और पांचों को आपस में कौन सा डीएनए बना लेते हैं, सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं, सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं, तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए पूछा जाएगा तो जितने जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या बन जाएंगे जी, उतने ही क्या बन जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बन जाएंगे, मतलब इसमें 5 फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा। न्यूक्लियोसाइड या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने बनेंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड उतने एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे में दोनों में क्या बन जाएगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सभी की संख्या सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक। चलिए अब देखिए बेस पेयर यदि पूछ दिया जाए, यदि आपको पूछ दिया जाए 1500 बेस पेयर है, ठीक है जी, 1500 बेस पेयर है, 1500 बेस पेयर है, ठीक है। तो पीडीएबी की संख्या बताइए, पीडीएबी की संख्या बताइए, ये आपके नेट के क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपके नेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक। 1500 बेस पेयर है किसी डीएनए में, 1500 बेस पेयर है, तो पीडीएबी की संख्या बताइए।
ठीक है। अब देखिए, अब ये बेस पेयर कहाँ से आ गया, ये फास्फोडाइस्टर बंध तो हमने पढ़ा है, ये भी हम जानते हैं। ये बेस पेयर कहाँ से आ गया, ये बेस पेयर आपको कब समझ में आएगा, जब आप कक्षा 11वीं में अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे। ठीक है जी, कक्षा 11वीं में आप अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो कक्षा 11वीं में आपने क्या पढ़ा था, बेस पेयर कैसा होता है, डीएनए के दोनों हेलिकल को जोड़ता है इस तरीके से, ए है तो ये टी है, ठीक है, ये जी है तो ये सी है। तो ये एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड हो गया, दोनों को आपस में जोड़ने पर बेस पेयर बनता है। दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, बेस पेयर बनता है। ठीक है ना। तो यदि बेस पेयर बोल दिया जाएगा तो संख्या को डबल कर देनी है। ठीक है जी, संख्या को डबल कर देनी है। ठीक है ना, संख्या को डबल कर देनी। तो यहाँ पे देखिए 1500 बेस पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500 गुणित न्यूक्लियोटाइड ना, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 1500 गुणित कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। 3000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, 3000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पीडीएबी की वैल्यू कितनी हो जाती है, n-2 याद रखेंगे, n-2। तो 3000 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1298 बेस पेयर यहाँ पे होंगे। ठीक है जी, तो ये सूत्र याद रखेंगे। इसके लिए बेस पेयर वाले के लिए n-2 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखेंगे, जबकि n की वैल्यू उतनी ही रहती है ना, n की वैल्यू उतनी ही रहती है। किसके लिए, ग्लाइकोसाइडिक बंध के लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करने हैं। ठीक है, ठीक। अब ये इतना डिटेल से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप 12वीं के बाद आगे की तैयारी करेंगे, चाहे आप नीट में जा रहे हैं या किसी में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, ये तो सर ने बताया था। ठीक, तो इस तरीके से, इस वजह से आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। ठीक है ना, अभी टाइम बहुत है और आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा समय है। ठीक, अभी बोर्ड जब चालू होने वाला रहेगा तो उसमें शॉर्टकट वाली सीरीज चला जाएगा, जिसमें केवल क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, और एक सवाल आपको क्या करना है, एक सवाल आपको क्या करना है कि सर 5' to 3' ही क्यों बोला जाता है, 5' to 3' ही क्यों बोला जाता है। डीएनए का जो बेस पेयर होता है, इस तरीके से डीएनए का हेलिकल होता है, उसको एक को 5 और दूसरे को 3 ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तब सर बताएंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे होता है, एक में फॉस्फेट ग्रुप रहता है और एक में तीसरे में क्या रहता है, OH रहता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर चेन बनाते रहते हैं, इस वजह से इसको 5' to 3' बोला जाता है। 5' पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप रहता है और 3' पर OH रहेगा या तो H रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करने हैं जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक, ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ आपको करना ही करना है। ठीक, ये भी आपको करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए की खोज करेंगे। जी हाँ, हमको सब पता है, अब अपन को सब पता है, हमने सब देख लिया कि डीएनए किससे मिलकर बना है, क्या है यहाँ पे, किस तरीके से क्या 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 चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं, तो ये सारा चीज़ अपन को देखना है। ठीक है जी, ये सारा चीज़ अपन को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं 1869। ठीक है जी, 1869। ठीक है, 1859 में किसने दिया था जी, 1859 में किसने दिया था, मिशन ने दिया था ना, मिशन ने दिया था। फिर आ जाता है 1953। ठीक है, 1953 में क्या आ जाता है, वॉटसन एवं क्रिक आ जाते हैं। ठीक है जी, वॉटसन एवं क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है जी, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे दिया था, डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे दिया था। इसमें क्या कौन आए थे जी, मिशर आए थे, मिशर, मिशर नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है जी, न्यूक्लिन नाम दिया था, NuClin, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, बाद में उसको खोज किया गया, एल्टमैन ने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, हमने देख चुके हैं। 1953 में वॉटसन एवं क्रिक आते हैं, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दे दिया था। ठीक है, अब इसको दो तरीके से खोजा गया था। ठीक है जी, दो तरीके से खोजा गया था। पहला एक्सरे मेथड। ठीक है जी, एक्सरे मेथड से डीएनए की खोज की गई थी। ठीक है, एक्सरे मेथड से डीएनए की खोज की गई थी। और दूसरा बेस पेयर रूल। ठीक है जी, बेस पेयर रूल, बेस पेयर रूल। ठीक है जी, बेस पेयर रूल किसने दिया था, चारगाफ ने दिया था। ठीक है जी, इरविन चारगाफ, चारगाफ। ठीक है जी, हॉलमार्क ऑफ चारगाफ, हॉलमार्क ऑफ चारगाफ। ठीक है, एक्सरे डिफ्रेंशिएशन मेथड। ठीक है जी, एक्सरे डिफ्रेंशिएशन मेथड, इसको भी दो वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसको भी दो वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, विल्किंस एवं फ्रैंकस्टिन, फ्रैंकलिन और विल्किंस,
फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे मेथड से डीएनए की खोज की थी। ठीक है, अब बेसिकली खोजा इन दोनों ने था, लेकिन इन दोनों का अध्ययन करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे दे दिया गया था। ठीक है, और वॉटसन एंड क्रिक को डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने की वजह से क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज यहाँ पे मिल गया था। ठीक है जी, नोबेल प्राइज यहाँ पे मिल गया था। और इसी एक्सरे डिफ्रेंशिएशन की मदद से और बेस पेयर रूल की वजह से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा। ठीक है जी, वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था। ठीक है, तो ये बात भी आपको छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। मिशर आए थे, न्यूक्लिन नाम दिए थे, फिर अल्टमैन आए, न्यूक्लिक एसिड नाम दिए, फिर वॉटसन एंड क्रिक आए, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे दे दिया। कैसे खोजा गया था, एक्सरे मेथड से, एक्सरे डिफ्रेंशिएशन मेथड से और बेस पेयर रूल से। ठीक है, बेस पेयर रूल किसने दिया था, चारगाफ ने दिया था। ठीक है, चारगाफ ने इसको क्या नाम दे दिया गया था, हॉलमार्क ऑफ इरविन चारगाफ। ठीक है जी, हॉलमार्क ऑफ इरविन चारगाफ। ठीक है, इरविन चारगाफ ने क्या कहा था कि प्रत्येक प्यूरिन, ठीक है जी, प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी। ठीक है जी, प्रत्येक प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी, मतलब ए प्यूरिन का हो गया और पिरिमिडिन। ठीक है, ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, या दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों बराबर मात्रा में जुड़ते हैं। ठीक है, दोनों बराबर मात्रा में आपस में जुड़ते हैं, मतलब प्यूरिन कैसा होता है, प्यूरिन जो होता है वो डबल वाला होता है, डबल शुगर होता है यहाँ पे, और पिरिमिडिन में सिंगल स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है जी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये एडेनिन है तो ये ग्वानिन है, दोनों आपस में समान मात्रा में ही क्या क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है जी, समान मात्रा में ही आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात, ठीक है जी, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, ए प्लस जी, ठीक है, टी प्लस सी, इन दोनों का अनुपात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, 1 होता है। ये किसने कहा, चारगाफ के हॉलमार्क नियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस जी बाई सी, टी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स हो जाती है। ठीक है जी, इस एक्स की वैल्यू अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। इस एक्स की वैल्यू अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है, प्रोकैरियोट में अलग हो सकता है, यूकैरियोट में अलग हो सकता है। ठीक है, ये बात भी किसने बताया, एविन चारगाफ ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक जीवों में प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या बराबर ही रहेगी। ठीक है जी, प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या हमेशा बराबर ही रहेगी, और दोनों, प्यूरिन का 2 शुगर और इसका 1 शुगर, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ट्रिपलेट स्ट्रक्चर बना लेंगे, और यही डीएनए को क्या कर देगा, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है जी, यही क्या करता है, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए का डीएनए की खोज कैसे की गई थी, डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे आया था, डीएनए की खोज कैसे की गई होगी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक।